व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन कैंसर एंड ऑटिज़म? कैंसर और ऑटिज़म के बीच में समानता क्या है? समानता बहुत ही आश्चर्यजनक है। वो ये कि अगर कैंसर के पेशेंट को फीवर आ जाए तो उसका कैंसर ठीक होने लगता है, उसका ट्यूमर रिग्रेस होने लगता है, उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है, उसकी वीकनेस घटने लगती है, एक्चुअली वो रिकवर होने लगता है। ठीक इसी प्रकार ऑटिज़म या ADHD के बच्चे को अगर फीवर आ जाता है तो उस दौरान उसके क्लासिक सिम्टम ऑफ ऑटिज़म, क्लासिक सिम्टम ऑफ ADHD वो माइल्ड होने लगते हैं, वो ठीक होने लगते हैं। ऐसा पेरेंट्स ने देखा है और ऐसा साबित भी हुआ है। यानी कि कैंसर के पेशेंट को ये प्रे करना चाहिए कि उन्हें फीवर आ जाए। और ऐसा ही होता था 1900 से पहले, जब कैंसर के पेशेंट्स को फीवर दिलाने के लिए डॉक्टर्स अक्सर उन्हें मलेरिया के वार्ड में रख देते थे, इस उम्मीद से कि कैंसर के पेशेंट को मलेरिया हो जाएगा और मलेरिया से फीवर आएगा और कैंसर ठीक हो जाएगा। मलेरिया तो खैर छोटी बीमारी है, वो तो ठीक कर ही देंगे। इनफैक्ट 1927 में जूलियस वैगनर को फीवर थेरेपी के ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। उन्होंने फीवर थेरेपी को यूज़ करके सिवियरली इल मेंटल इलनेस को ठीक किया, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये एक खास कनेक्शन है, दो बीमारियां जो अलग अलग दिखने के बावजूद भी उनमें एक समानता है। इसका ठीक उल्टा कर लेते हैं। मान लो अगर फीवर को घटाने के लिए एक हेल्दी इंसान पैरासीटामोल लेता है तो क्या होता है, और अगर जब भी फीवर हो वो ये सोचता है कि मैं पैरासीटामोल से फीवर को कम कर दूंगा और ऐसा करता जाए तो क्या होगा, चांसेस है उसे कैंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक प्रेग्नेंट महिला अगर वो पैरासीटामोल लेगी तो क्या होगा, चांसेस है कि उसका बच्चा जो पैदा होगा वो ऑटिस्टिक बच्चा पैदा होगा। ये सारे एविडेंस बेस्ड बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने देखा कि अक्सर जैसा हमारी कॉमन धारणा है, जो कॉमन मिथ है कि फीवर आ गया पैरासीटामोल ले लो, यही हम सोचते हैं, जबकि इसका असर कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, इस बात पे किसी ने आपको कभी बताया नहीं, जबकि ये सारे प्रूवन हैं। और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा ऑटिज़म के बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी कि जब माँ के कोख में थे, माँ ने पैरासीटामोल लिया, डॉक्टर ने पैरासीटामोल दिया, एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट बच्चा असामान्य या आप बोल सकते हैं मेंटली इल या न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ ऑटिज़म या ADHD के साथ पैदा होता है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये बातें आपको डॉक्टर नहीं बताएगा। यानी कि आपको अपना डॉक्टर बनना है और आपको अपने डॉक्टर बनने का मौका आ गया है। एंड दैट इज़ ऑन 30th of November, यानी कि राजीव दीक्षित जयंती के दिन 11 बजे आप मुझसे जुड़िए और आप देखेंगे कि कैसे बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसानी से घर पे ठीक हो सकती है, बहुत ही आसानी से। खैर, इस दिन मैं एक किताब लॉन्च कर रहा हूँ। किताब का नाम है क्योर ऑटिज़म नाउ, और इस किताब के माध्यम से मैं अपने 1000 से अधिक ऑटिज़म या ADHD के बच्चों के सक्सेस स्टोरीज़, उनके केस स्टडी भी मैं पेश करूँगा। बोलने का मतलब ये है कि जो अब तक आप सुनते आए हैं ऑटिज़म एक जेनेटिक डिजीज़ है, ये ठीक नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, एक तरफ तो ये सुनते आए हैं और एक तरफ आप ये भी देखते आए हैं कि समय के साथ साथ ऑटिज़म और ADHD बहुत कॉमन होता जा रहा है। याद कीजिए मेरी उम्र के लोग, हम जब स्कूल में जाया करते थे ये नाम थे ही नहीं, ऑटिज़म नाम की कोई बीमारी थी ही नहीं, वर्चुअली इट वाज नॉट देयर। ADHD नाम की कोई बीमारी नहीं थी, ना कोई ऐसा बच्चा था। लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें, भारत में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक और हर 10 में से एक बच्चा ADHD का शिकार है। तो ये कैसे हो गया, ये जानना ज़रूरी है हर पेरेंट के लिए जो भी चाहते हैं कि आपके बच्चे को आगे कोई नुकसान ना हो, और उन पेरेंट्स के लिए भी या उन होने वाले पेरेंट्स के लिए भी एजुकेट होना ज़रूरी है, ताकि डॉक्टर्स के बहकावे में आके इस तरह की दवाइयाँ ना ले ले या अपने बच्चों को उस तरह की वैक्सीन्स ना दे दे जिससे अनजाने में वो अपने बच्चों को खतरे में डालें। तो खैर 30 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे मुझसे जुड़ने के लिए आप कनेक्ट करें विद www.coronakal.tv में, और आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर बैठे ही कैसे ठीक हो सकती है। चाहे हम कैंसर की बात करें, चाहे हार्ट डिजीज़ की बात करें, किडनी फेलियर की बात करें, या मेजरली उस दिन हम बात करेंगे ऑटिज़म और ADHD की, बिकॉज इट इज़ अ साइलेंट पेंडेमिक नाउ। ये एक साइलेंट पेंडेमिक है। आपको लगता है कि ऐसे बच्चे अगर इतने अधिक हैं तो इतने अधिक क्यों नहीं दिखते? वो इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो घर के 4 दीवारी में कैद रहते हैं, या फजूल के ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर्स में उनको पूरा दिन एक तरह से टॉर्चर किया जाता है। किस तरह से वो टॉर्चर होते हैं? क्योंकि वो अपनी बात
ठीक से पेरेंट्स को बता भी नहीं पाएंगे, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, किसी न किसी उम्मीद से हर महीने 25 से 50,000 रुपये खर्च करके उनको भेजते रहते हैं, इस सोच के साथ कि शायद कभी मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दिन कभी ना आता है ना आएगा, क्योंकि ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, सो कॉल्ड स्पीच थेरेपी है, ये एक तरीका है इस तरह के बच्चों के बहाने ठीक करने के बहाने उनके पेरेंट्स को लूटने का। खैर, इस जाल से आप बच सकते हैं, इस जाल से आप उन पेरेंट्स को बचा सकते हैं जो इस जाल में फंसे हुए हैं। उसके लिए सिर्फ इतना करना है कि आप 30 नवंबर को मुझसे जुड़िए या फिर ऐसे पेरेंट्स को मुझसे जोड़िए। मिलते हैं 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन 11 बजे संडे को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।